सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। बाजी लगी हुई है, हम देख रहे हैं तख्त और तख्ते के खेल में दोनों तरफ से पत्ते फेंके जा रहे हैं और दोनों का ही कहना है कि उनके पास तुर्क के पत्ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के हवाले से, बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बात कही है कि जो उनके पास एक आखिरी कार्ड है और आखिरी तुर्क का पत्ता है जो कि फेंका जाएगा। अब ज़ाहिर बात है, जब से बात हुई तब से डिस्कशन हो रही कि आखिरी जो तुर्क का पत्ता है या आखिरी कार्ड है क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी एक कार्ड खेल लिया गया है। इनके खिलाफ इस्लामाबाद में 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मैं आपको बताऊँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब पहले सियासी रहनुमाएं जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं और उनके खिलाफ ये 302 का पर्चा कटा है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा फवाद साहब, तमाम लोग बड़े परेशान हैं, हैरान हैं। अलीमा खान साहिबा ने जब तुर्क के पत्ते की बात कर दी है कि खान साहब के पास अभी एक तुर्क का पत्ता, एक आखिरी कार्ड बाकी है, ये कार्ड क्या हो सकता है जो अभी फेंका जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात कि बहुत से लोग ऐसी बात भी कर रहे हैं, कल असद उमर साहब भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे शायद, तो वो भी कुछ बातें कर रहे थे 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से भी कि आखिरी गेंद तक खेलने वाले और आखिरी विकेट तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब, लोगों का मोराल बड़ा अप रखते हैं। तो क्या ये वजह तो नहीं कि कारकुनान को एक होप या उम्मीद दिलाई जा रही है या वाकई कोई तुर्क का पत्ता उनके पास होगा? देखिए, इस वक्त तो सारे पत्ते ही इमरान खान के पास हैं। मौजूदा जो हुकूमत है या जो भी गेम है, इनके पास है क्या? सवाल ये है कि देखिए ना, 2 साल हो गए, आपने ये अभी आप बता रही थी एक और कत्ल का केस कर दिया है कि जी वो जेल में थे और अपना उनके कहने पे ड्राइवर ने, मतलब इस तरह के बेहुदा और अकल से आरी मुकदमे करके जिनका ना सर है ना पैर है। हुकूमत समझती है कि वो कोई अवामी रायनामा चेंज कर सकते हैं, वो इमरान खान का कद छोटा कर सकते हैं। देखिए ना, ये सारी असल में इतने आई थिंक कि बिल्कुल ही एक ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली नोविसेस जो हैं, बिल्कुल ही कोई बोने जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत को। और उसकी वजह से जो तमाम तर इस वक्त स्ट्रैटेजी है, सवाए इन 2 सालों में हमने देखा कि सवाए लाठी गोली पकड़ लो, हजार लोग गिरफ्तार हुए हैं 2 साल में। मुझे बताइए, जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या उनके जख्म जो है, उनका जो दुख है, क्या वो इस हुकूमत के लिए कभी नरम हो सकता है? आज पाकिस्तान ज़्यादा तकसीम है, आज पाकिस्तान में ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंटरनेशनली पाकिस्तान ज़्यादा अकेला है और मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान ज़्यादा तबाह हाल है। सो ये फैसला, लेकिन हुकूमत तो मईशत की बेहतरी के बड़े दावे कर रही है चौधरी साहब। देखिए, मैं 1993-94 से मुझे मौका मिला है ब्रीफिंग्स देखने का और हुकूमत के फंक्शन होने का, करने का। ये ऐसे ही होता है, जो हुकूमत आती है उसको बताया जाता है कि जनाब मामला सारे काबू में हैं, फिर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो ज़ीरो हो गया है। ये नहीं कभी स्टेट बैंक के गवर्नर बताएगा जी करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए ज़ीरो हो गया है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो जब लोग बाहर से कुछ मंगवा ही नहीं रहे तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही होना है ना। इसके साथ नौकरियां लोगों की नहीं है, तनख्वाहें लोगों की। देखिए, जब आपके जो स्टाफ के लोग, जो हमारे कैमरामैन दोस्त हैं, जो आपके दफ्तर में क्लर्क हैं, वो आपको आके कहेंगे ना जी कि मईशत बेहतर होती लग रही है, फिर आप ये बात कीजिएगा कि मईशत बेहतर हो। बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन आपको नहीं लगता चौधरी साहब, खैर आगे सियासी गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले इकॉनमी का जरा टॉपिक छिड़ गया। इकॉनमी हमारे लिए शुरू से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जब आप लोगों की हुकूमत थी 2018 में, मुझे याद है असद उमर साहब के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि जारी बात है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एंग्रो में भी उनकी खिदमात थी, उनका एक होमवर्क होगा। और उनके आने से पहले कहा जाता था एक बेहतरीन खिलाड़ी लॉन्च किया जा रहा है, जो बहुत अच्छा। आपके मुस्कुराहट ने आधा जवाब बाय द वे दे दिया है। मैं सवाल मुकम्मल करूँ या ना करूँ? समझ गए, आप बड़े स्मार्ट हैं। मतलब फिर जब वो आए तो फिर देख लिया हमने कि कितने अच्छे थे, फिर चेंज कर दिया गया, चले फिर फैसले को बेहतर किया गया, इस्लाह की गई। लेकिन इकॉनमी मुझे लगता है शुरू से चैलेंज है, खा वो पीटीआई की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की। फिर आप लोग भी हफीज शेख साहब को भी लेकर आए, तो इकॉनमी हम क्यों नहीं मैनेज कर पाते? सबसे मुश्किल वजारत मुझे यही लगना शुरू हो गई है।
देखिए मसला ये है कि इकोनॉमी हमारी, कभी हमने संजीदगी से अपनी इकोनॉमी तो बनाई नहीं। हमारी तो सीधी इकोनॉमी चल रही थी कि हम 53 से 53 से वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे। हम उनकी जंगें लड़ रहे थे, वो हमें पैसे दे रहे थे, हमारी जिंदगी बड़ी आसान गुजर रही थी, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कि हमें अपनी इकोनॉमी वगैरह के ऊपर भी तवज्जो देनी है। इसीलिए अगर आप देखेंगी तो 1990 तक और उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई तो हर इशारिया जो इकोनॉमी का हमारा था, हम इंडिया से आगे थे। सो फ्रेंकली हमने ना मुशर्रफ साहब के अपनी दौर में तुमने ह्यूमन बहुत तरक्की की है, विदाउट एनी डाउट। वो इसलिए कि हम जंग लड़ रहे थे ना वेस्टर्न ब्लॉक की, और हमें पैसे आ रहे थे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जब इजी मनी होता है तो जो होता है फिर कि ना हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया, ना इंडस्ट्री डेवलप की, ना हमने अपनी मईशत को जो है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कोई एफर्ट की इन सालों में। उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बेसिकली तो रेंटल इकोनॉमी है। सो ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इसको रीवैम्प करने के लिए एक बड़ी एफर्ट दरकार है, और ये 1-2-3 साल में कोई हुकूमत इसको ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ अभी तक हम यही कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें भेज रहे हैं $30 बिलियन, और हम $30-35 बिलियन की अपनी बड़ी मुश्किल से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये जो इस्लामाबाद में 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद पहली सियासी शख्सियत हैं इमरान खान साहब, जो कि वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, और उन पर 302 का पर्चा कट है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप अक्सर डायलॉग की बात करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मुकालमा होना चाहिए, बात जारी बात है, टेबल टॉक से, गुफ्तगू से ही आगे बढ़ती है, किसी नुक्कर लगती है। तो आपको लगता है कि इस पर्चे के बाद डायलॉग या मुकालमा क्या समझ आती है आपको? ये पर्चा तो इतना सीरियस नहीं है, ये तो गैर संजीदा है, लेकिन जो बाकी पहले पर्चे हुए हैं जितने वो गैर संजीदा हैं, उतना ये भी है। तो डायलॉग तो खैर उसमें तो कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं है। इसके साथ टेररिज्म जो पाकिस्तान में वापस आ गया है, देखिए ये वो मसाइल हैं जिनकी तरफ कोई हमें संजीदा एफर्ट नजर नहीं आ रही उसको नीचे लाने की। बलूचिस्तान की सूरत है आपके सामने है, अभी पीछे जो कुरम में हुआ वो भी आपके सामने, कुरम में जो हुआ वो हमारे सामने है, और इसके नतीजे में देखें जो सियासी जमातें कमज़ोर हो रही हैं, और सिर्फ सियासी जमातों में आप PTI को कमज़ोर करने की कोशिश में आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी का भट्ठा बैठा दिया है। अब आप देखिए, नून लीग का कमज़ोर होना भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जब नून लीग कमज़ोर होगी तो पंजाब के अंदर जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो जगह लेते हैं। सो इसी तरह से जब PTI अगर को आप कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, बल्कि जो अलहदगी पसंद हैं, वो मजबूत होते हैं KP में, बलूचिस्तान में। तो इन पार्टीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है, और अनफॉर्चुनेटली कोई इतने बड़े इश्यूज के ऊपर तवज्जो नहीं है। अच्छा, जुडिशल कमीशन में ये ज़रा बात है यहाँ से कि दो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, शिबली फराज और उमर अयूब साहब, इनको लिया गया था और उनसे इस्तीफ़ा लेकर बैरिस्टर अली ज़फ़र को नामज़द कर दिया गया है। यानी वकला क़यादत पे बानी ने इजहार का एतमाद कर दी है, या फिर चूँकि मामला इस तरह का था कि इसमें सियासी से ज़्यादा जो वकला हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते, समझ सकते हैं, इसलिए ये फ़ैसला किया गया। देखिए, एक तो बड़ी मुसीबत ये होती है कि लोगों को एक्सेप्ट करते वक्त या जो ऑफर आती है उस वक्त अपनी सलाहियतों को भी देखना चाहिए कि मैं ये काम कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब मुझे आप बताइए, वहाँ एक्साइटेड होकर एक्सेप्ट कर लेते हैं हर बंदा, यहाँ पे हर ओहदा लेने के लिए चपड़ासी से लेके सदर बनने तक हर बंदा हर ओहदे का उम्मीदवार है। ये भी तो मुसीबत है ना पाकिस्तान में। अब मतलब मुझे आप बताइए कि शिबली फराज को और उमर भी बिल्कुल भाइयों की तरह, मतलब आप लोगों को जज लगाने हैं, आप किसी वकील को जानते हैं, आपको प्रोसेस का पता है, आप खुद ही अपनी ओहदों के ऊपर नॉमिनेट करके खुद को बैठ गए हैं कि भाई को खुदा का खौफ करो। जो एक्सपर्ट्स हैं, चले हामिद खान को लगा देते, अली जफर को लगाए, लतीफ खोसा को लगाएं, गौहर को लगाएं, जो कम से कम वकील हैं, जानते हैं। जहां वकीलों को लगाना है वहां लगा नहीं रहे, और जहां पे पॉलिटिशियंस को होना चाहिए वो कहते तो हैं। क्या सोच के फिर ये दो लोगों का पहले कुर्रा निकला, क्या सोचकर? वो यही फिर किसी ने जाके खान साहब को कहा होगा सर कि ये तो जारी लगने हैं, इनको क्या पता है इन्होंने क्या लगाना है, ये तो जानती नहीं किसी को क्या होगा। और चलिए, इसलिए हो गया ना, बेहतर हो गया फिर, इसका मतलब है हाँ, ये तो अच्छा हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो उस दिन डी चौक पे हुआ फवाद साहब, चूंकि आप उसके बाद पहली बार मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, बड़ी आप
सीधी बात कर देते हैं। आपका अंदाज़ भी बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तमाम लोग बड़ा आपकी बात को इन्जॉय भी करते हैं, आप बड़े सीधे तरीके से बात कर देते हैं। बुशरा बीबी साहिबा उन्होंने लीड किया, अली मीन गंडापुर साहब जो कि अभी मेरे ख्याल से चले एक तो चेयरमैन होते हैं ना पार्टी के, अभी बैरिस्टर गौहर की एक पोजीशन होगी, पता नहीं वो क्या पोजीशन है वो भी समझ नहीं आती है। वो कहते हैं मुझे बताया नहीं जाता, लीमा खान साहब के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अभी जो सबसे बड़ी पोजीशन एंजॉय करें मेरे मुताबिक, एक सूबे में हुकूमत है वो है KP के, और वहाँ का सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो होता है वो है जी वज़ीर आला KP के, जो अली मीन गंडापुर साहब है, बड़ी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। वो वहाँ से गायब हो गए और कारकुनान ने उनको रोका हुआ था, वो वॉशरूम जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा हम आप पे इतना एतमाद भी नहीं करते कि वॉशरूम जा सके, क्योंकि हम यहाँ पे एतमाद ही ना फरार हो जाएंगे। इनडायरेक्टली वो कहना चाहते भाग जाएंगे यहाँ से, और भाग गए फिर वो KP के सीधे। ये सब क्या होता रहा। कल अली ज़फ़र साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, ये सारा बताया गया उन्हें। तो मैंने उनसे कैटेगोरिकली पूछा 2 बार कि आपने ये बताया जो गंडापुर साहब फरार हुए, उन्होंने कहा इस बारे में हमारी बात ही नहीं हुई। तो मुझे समझ नहीं है कि इस बारे में खान साहब से बात ही नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। तो हुई भी होगी तो वो टीवी पे तो ठीक कहेगा ना कि मैंने शिकायत कुछ लगाई तो है बताएं ना, आधी बता दें, पूरी ना बताएं। तो उनके पता ही फरार है, होने को आप खान कैसे देखते हैं। अली मीन गंडापुर साहब वहाँ से फरार किए हुए कारकुनान को यहाँ छोड़ गए, उसके बाद जो भी कहानियाँ चलती रही वो आपके सामने है। तो फिर कारकुनान को यहाँ छोड़ के जाना बनता था। मेरे ख्याल में देखिए वहां पे जाने से ज्यादा जो मेरे लिए जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है ना वो ये है कि वो वहां पे इतनी जल्दी पहुंचे क्यों। जब पूरा पाकिस्तान जो था उसकी तवज्जो PTI के इस काफिले के ऊपर थी, पूरा पाकिस्तान बंद हुआ पड़ा था, एहतजाज की बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट आ रहा था, तो इसको स्लो डाउन करना चाहिए था ना। वहां से रेस लगा के D चौक में पहुंचना करना पॉलिटिकली आई थिंक, ये देखिए ना, अब ये एक बड़ी आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी। पॉलिटिक्स बड़ा मुश्किल काम है। घर पे बैठ के लगता है कि लोग सिर्फ जो है वो ऑफिस एंजॉय करना ये करना, बट तहरीक चलाना करना ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। पहले तो देखिए मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर अकेली तहरीक PTI ने चलानी थी तो फिर 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी, जब पूरी PTI जो थी वो गियर अप थी। और 9 फरवरी को आपने तहरीक ना चला के अपने जो इमरान खान के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने उस तहरीक को नहीं चलाने दिया, उसके बाद अब आप अलायंस नहीं बना पा रहे। अलायंस में आप मौलाना फजलुर रहमान को, इन लोगों को जब तक साथ नहीं रखेंगे कैसे आप जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो चला सकेंगे। सो ये एक बड़ा अब ये जो है D चौक में भी देखिए इमरान, लोग तो इमरान खान के साथ हैं, इसमें तो देखिए किसी को भी नहीं शक। और फरवरी का इलेक्शन हो, हर जगह इवेंट जो है प्रूव होता है, बट आई थिंक हिकमत अमली जिसको हम कहते हैं ना, यानी हिकमत और फिर उस पर अमल, वो दोनों PTI की स्ट्रेटजी में नजर नहीं आती, और वो ही एक बार फिर हमें D चौक में हुआ। अच्छा, तो आपको इसकी क्या समझ आती है। आप तो खान साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा रहे, बल्कि आखिरी टाइम तक आप खड़े रहे उनके साथ, आप उनके मिजाज को भी समझते हैं। और जारी बात है एक लीडर है, एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे थे, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप कह रहे तो उनके पत्ते सारे उनके पास हैं। क्या वो नहीं समझ पा रहे अली मीन गंडापुर साहब का जो एक किरदार, इस पर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। खान साहब की आशीर्वाद से वो वज़ीर आला KP के हैं। देखिए ना, अली मीन गंडापुर को इस वक्त एक तो प्रॉब्लम आप उसको उनको उनकी माननी पड़ेगी कि देखिए उनको एक तो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर है, जो कहते हैं, लोग कहते हैं हमने आपको वोट इमरान खान को लाने के लिए दिए हैं, कोई सड़कें गलियां अस्पताल बनाने का तो हमारा इशू नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, आप इमरान खान को निकाल के लाए। और दूसरी तरफ जो मसला है वो ये है कि आपका जो है वो उनको जाहिर है अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ और मामला जो है वो भी उन्होंने रखने हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। सो एक तरफ उनको कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर आता है, दूसरी तरफ उनको जो अपनी हुकूमती पोजीशन है उसका प्रेशर आता है, तो उसके मुताबिक वो फिर लड़खड़ा जाते हैं हर वक्त। बड़ी एक मैं समझता हूँ वो पुलिस सराहत है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, तो मुझे हमदर्दी है उनसे कि वो एक बड़ी मुश्किल जॉब कर रहे हैं। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा के धरने में जो एंट्री थी और उसके बाद जो होता है उस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई चौधरी साहब के, मैंने कैटेगोरिकली अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया कि किसी भी खातून के बारे में इस तरह के रिमार्क्स किसी भी पार्टी के सियासतदानों को नहीं देने चाहिए। खा PTI वाले मरियम साहिबा के बारे में बात करें या नून लीग वाले बुशरा बीबी साहिबा के बारे में बात करें, अवॉइड करना चाहिए इस किस्म के। जिसनाता तारे साहब ने भी कुछ खुलकर गुफ्तगू की। बहुत से लोग, मतलब तमाम पार्टियों में ऐसे, मैं किस किस का नाम लूँ, कि ख़वातीन को जब टारगेट किया जाता है तो ये भूल जाते हैं कि वो खातून है, और ख़वातीन के बारे में मर्द हज़रात को बात करते हुए ज़रा सोचना चाहिए। तो ये जो बातें होती रही उस पर मैं आपका ज़रा कॉमेंट चाहूँगी।
लेकिन पहली बात तो ये है कि जी अब लोग, कई जो नून लीग के लोग हैं, उनका ये एतराज है कि जी बुशरा बीबी क्यों लीड कर रही हैं। गैर भाई अगर सियासी है तो बुशरा सियासत में क्यों है? सियासत तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान जेल में है तो उनकी अगर फैमिली लीड नहीं करेगी तो कौन लीड करेगा? मुझे बल्कि याद है कि नवाज शरीफ साहब पे जब बुरा वक्त था तो कुलसूम नवाज साहिबा ने भी किरदार अदा किया था। कुलसूम नवाज साहिबा ने किया, नुसरत भुट्टो ने किया, उससे पहले प्री पार्टीशन चले जाए नेहरू की वालदा, उनकी बेगम, उनकी बहनों ने रोल अदा किया। तो फैमिली ही रोल अदा करती है। मुश्किल वक्त में तो देखें लोग फोन भी नहीं उठाते। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात वाले होते हैं, लोग होते हैं, डरते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। सो जब तक फैमिली आगे ना आए, खुद मैं आई मस्ट से कि जो मेरी बीवी ने, जब मैं जेल में था, अगर मेरी बीवी ना होती और जिस तरह से उसने लड़ाई लड़ी, मेरे भाइयों ने जिस तरह से लड़ा, फैमिली ही लड़ती है ना बाद में, तो बाकी तो नहीं तो लोग आते। तो ये फिर फैमिली ने जिस तरह से जो रोल अदा किया है, वो सारे जो है वो यहाँ पे भी वही है। इमरान खान के जो फैमिली है, उनके भतीजे हैं, सब हैं, उन लोगों ने वो रोल अदा करना था, उन्होंने वो किया। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि बुशरा बीबी साहिबा जो कारकुन को छोड़कर चलेंगी, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। चौधरी साहब उन्होंने कहा था मैं आखिर तक खड़ी रहूँगी, आप लोगों के दरमियान रहूँगी। देखिए मेरी जो मालूमात है कि वो तो खड़ी ही रहना चाहती थी। अच्छा। और वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो बस फिर उनको जो है वो गाड़ी में जब शिफ्ट किया गया तो वो फिर उनको वो चली गई। वो रहना चाहती थी वैसे वो। ठीक है। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी पीटीआई के काम वो आ सकते हैं लेकिन ये लोग मुस्तकिल राब्ते में नहीं रहते हैं। अच्छा, कल मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब और अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। तो कामरान साहब ने ये बात कही कल प्रोग्राम में कि जी ये जो पीटीआई वाले हैं बंद कमरे में कोई बात करते हैं और 15 मिनट के बाद हम देखते हैं ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और हमारी मिट्टी पलीत करना शुरू कर देते हैं। और अली ज़फ़र साहब ने फिर इस बात से अग्री किया कल ही प्रोग्राम में कि जी जो बंद कमरों में बात की बात कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात करते हैं। तो ये जो पार्टी का रवैया, आप ज़ाहिर बात है आपकी बड़ी वाबस्तगी रही इस पार्टी से। अभी कुछ लोग कहते हैं कि आप पीटीआई से नहीं हैं, लेकिन आपने मेरे लास्ट प्रोग्राम में यही कहा था कि आप अभी भी इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं। जब तक वो आपको नहीं कहेंगे आप अपने साथ पीटीआई लगवाना पसंद करते हैं। खैर सीनियर सियासतदान भी हैं आप, तो ये आपकी जो पार्टी, साबका पार्टी कह लें, अभी मौजूदा पार्टी भी, इमरान खान साहब की पार्टी जो आपके आज भी लीडर हैं, तो ये गलती करते हैं सोशल मीडिया पर जो इस तरह किसी के साथ भी बना के नहीं रखते, किसी की भी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, 15 मिनट के बाद भी राय चेंज कर लेते हैं। लेकिन देखिए ये एक्चुअली कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि मेरे तो बिल्कुल भाइयों की तरह है, लेकिन वो सोशल मीडिया के दौर के आदमी नहीं है। सो प्रॉब्लम इज दैट पीटीआई इज ए वेरी लाउड पार्टी। इसमें बड़ा मुश्किल है, इसमें इमरान खान के अलावा किसी और की जो बात है, एक तो कोई खैर सुनता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे हर आदमी अपनी ओपिनियन देने में बहुत ज्यादा लाउड है, कुछ ज़्यादा ही है ना चौधरी साहब। इसका आप भी शिकार रहे हैं, मतलब किसी के भी बारे में किसी भी किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी जाती। नहीं, वो तो सारा सोशल मीडिया ही ऐसा ही है। वो तो उसमें तो क्या बंदा कर सकता है। वो कहते हैं ना, पास कर या बर्दाश्त कर। तो अब ये इशू ये है कि इसका देखिए ये इसको सिंपल बात है, आप इग्नोर करेंगे एंड यू गो अहेड विद योर ओन जो आपकी एक सीरियस स्ट्रेटजी है। अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अपनी स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दी तो फिर तो तबाही है ना। तो आपने जो है, जो चीजें आ रही हैं बस आप उसको देख लें। बट ये ओपिनियंस आप देखें ना, हफ्ते में 3 दफा चेंज होती हैं, 3 दफा चेंज होती हैं, चीजें होती हैं। मौलाना फजल रहमान आई थिंक पीटीआई के लिए बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। वो बड़े मुआवन भी साबित हो सकते हैं और उनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है और पीटीआई को रियलाइज करना चाहिए उसको। ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब जो अभी एक मीडिएटर का किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं आपको आगे, या इस तरह की जो बात वो कर रहे हैं कि वो काम आ सकते हैं लेकिन पीटीआई की जो वो राब्ते हैं जी मुस्तकिल लिए राब्ते में नहीं रहते हैं, इसकी आपको क्या समझ आती है? लीडरशिप नहीं है ना, कौन राब्ते में रहे? मौलाना साहब किरदार अच्छा अदा क्यों करना चाहते हैं मौलाना साहब? जी जी, देखिए ना, मौलाना तो पब्लिक पल्स के आदमी है ना। जो आदमी भी पब्लिक पल्स का आदमी है वो इस वक्त इमरान खान के साथ अपने मुनासिब रखना चाहता है। सो मौलाना भी रखना चाहते हैं क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगला इलेक्शन जो भी होना है उसमें अगर इमरान खान
जो है वो उनके साथ हरीफों में हुए तो उनका फिर कोई चांस नहीं है। सो मौलाना की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो भी काफी हद तक इस बात पे है, क्योंकि देखें इलेक्शन, हम तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने तो अपने वोट की देखना है ना कि वो किधर जाता है। ठीक है। मार्शल लॉ लगा रहे मुल्क में, अगले 4 साल लगा रहे, वो अगले मार्शल लॉ में आ जाए तो वो तो हमारा तो उसमें नहीं इंटरेस्ट, हमारा तो अपनी वोट में इंटरेस्ट है। एंड वोट स्टैंड्स विद इमरान खान। सो जो भी ठीक। जेन्युइन पॉलिटिशियन होगा जी जी। वो अपने लोगों से बहुत हट के तो नहीं सोचेगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, जितने लोगों ने पार्टी को छोड़ा या उनको छोड़ना पड़ा या ऐसे हालात थे कि आप समेत बहुत से लोग पार्टी में नहीं हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे जब भी दिखाई देते हैं तो आप लोग इमरान खान को या अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, या और भी जो जितने भी लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँ, तो क्या कोई चांस है कि दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेगी? क्योंकि ज़्यादातर ने पार्टी भी कोई और ज्वाइन नहीं की। ज़ाहिर बात है ऑफ़र्स भी होंगे, अब आप एक मंजे हुए सियासतदान है, ये तो नहीं हो सकता कि आपको किसी पार्टी से ऑफ़र ना हो। तो क्या एक अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि जब अच्छा वक्त आएगा तो उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मतलब जैसे मैं अपना तो बता सकता हूँ कि जाहिर है कि मैं अगर पार्टी छोड़ देता और मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता, जैसे हमारे बाकी दोस्त हो गए हैं बहुत सारे। तो हमने तो इसीलिए नहीं छोड़ा कि हमारा जो इमरान खान से वाबस्तगी है वो हमारे लिए जो है वो अहम है, और इसीलिए हम इमरान खान के साथ हैं। और दूसरा ये कि जो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा यही ख्याल है कि वो तो खान साहब ने जिस तरह वो कहा है कि वो खुद फैसला करेंगे, वो खुद फैसला कर लेंगे कि अगर पार्टी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो नहीं लेंगे उनको, और जिनको मजबूरियों का पता है खान साहब को लोगों की, जाहिर है कि वो उनके लिए वो रास्ते खुले होंगे। ठीक है। अच्छा, ट्रंप साहब से बड़ी उम्मीदें हैं पीटीआई को, लेकिन इस हवाले से एक और भी तो सवाल उठाया जा सकता है कि ट्रंप साहब की जब तकरीब अहले बरदारी का सबको इंतज़ार है तो ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले ही खान साहब को सज़ा हो जाए। सजा तो मैंने आपको कहा कि मुकदमों की तो कोई अहमियत हैसियत नहीं है। ये मुकदमे तो नवाज शरीफ के मुकदमे जो थे वो करोड़ गुना ज्यादा सीरियस मुकदमे थे, एविडेंस हर चीज, वो आपने देखा 1 घंटा नहीं लगा खत्म होता। मुकदमे पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हलफ बर्दारी भी ट्रम्प की इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जब साउथ एशिया की अपनी टीम बनाते हैं उसमें किन लोगों को डालते हैं। अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन अवेटेड है वो ये है कि अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव किसको लगाते हैं। वो अब यहाँ पे जो चेंज आनी है, पाकिस्तान की जो डोनाल्ड लू जो है वो जा रहे हैं, उनकी जगह कौन आता है। तो ये जो अपने लोग लगाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलें जी। अब आपसे मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि किसी किस्म की जो बैकडोर राब्ते या कोई गुफ्तगू, कोई मुकालमा, कोई सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आती दिखाई देती है? क्योंकि आपने हमेशा डायलॉग की बात की और पढ़े लिखे लोग ज़ाहिर बात है डायलॉग की बात करते हैं। हुकूमत से बात पीटीआई करना नहीं चाहती है, जिनसे पीटीआई बात करना चाहती है वो कहते हैं कि जी आप सियासी लोगों से बात करें, तो फिर बात कैसे ये होगी, कहाँ से ये जो डिस्काउंट किसी करवट कैसे बैठेगा चौधरी साहब? बात किससे होगी, कौन करेगा, कौन पहल करेगा? और पीटीआई में भी सॉरी टू से कुछ लोगों का मिजाज ऐसा है और अनफॉर्चुनेटली कह दें कि आप जैसे लोग पीछे हैं और वो लोग फ्रंट पर हैं, तो वो मामले को मजीद बिगाड़ देते हैं सुधारने की बजाय। कोई इशू नहीं है। जब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी कि उन्होंने मुल्क में अपना शौक पूरा कर लें और 6 महीने लगाने हैं और लगा लें, 8 महीने लगाने हैं लगा लें, 2 साल उन्होंने ज़ाया किए हैं पाकिस्तान के, और कुछ अर्सा ज़ाया करना चाहते हैं कर लें। और जब वो चाहेंगे कि इमरान खान से बातचीत होनी चाहिए और पॉलिटिकल इंक्लूजन होनी चाहिए, उसी वक्त हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से। सारा प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत की तरफ से है और जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से है। और जब फैसला कर लेंगे कि मामला को नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की। अदलिया की तकसीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है उसमें नुमाया कमी हुई है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों में 674 मुकदमात मजीद कम हुए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 31,458 दीवानी और 10,208 फौजदारी अपीलें ज़ेर इल्तवा
रह गई हैं। और इस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि अदलिया की तकसीम का जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात है उस पर फौरी असर पड़ा है। सिर्फ 15 रोज़ में 674 मुकदमात का फैसला हो गया है और उम्मीद ये हो रही है कि अब सियासी मुकदमात के बोझ से निकलकर आम आदमी के जो मुकदमात हैं वो भी आला अदलिया के जज साहिबान तक पहुंच सकेंगे और उनकी सुनवाई हो सकेगी। लेकिन साथ ही कुछ मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। केपी की हुकूमत ने आईनी बेंच तश्कील ना दिए जाने का फैसला किया है। केपी के हुकूमत के वजीर कानून का यह कहना है कि आईनी बेंच तश्कील नहीं दे रहे हैं और आईनी बेंच तश्कील देने के मामले को मुस्तरद करते हैं। और इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जी केपी के हुकूमत ने जो आईनी बेंच है उसे अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून राजा खालिद साहब। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो जो अच्छी चीज़ है वो ये कि जी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो अदलिया की तकसीम ऐसे मुकदमात का जो बोझ है वो यकदम कम होना शुरू हो गया। ये तो एक अच्छी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं और काफ़ी अरसे के बाद मुझे मौका मिला कि आपके स्टूडियो में आके बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए सर। बात कर सकूं। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले जो सियासी मुकदमात थे, जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे, उन्हें लेके सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती थी, कई हफ्तों तक उनकी समाअत होती थी, जिसकी वजह से जो आम मुकदमात हैं, जो कॉमन मैन है, जो आम लिटिगेंट है, वो बुरी तरह से सफ़र करता था। तो अभी जो 26वीं तरमीम हुई तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे दिया गया। तो होता यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस भी काम करते हैं, जो रूटीन का वर्क होता है वो काम करते हैं और 9 से लेके तकरीबन 9:30 से लेके 11:30 बजे तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठते हैं और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं उनका वो हिस्सा होते हैं। क्रिमिनल, सिविल, टैक्स मैटर्स की वो हेयरिंग करते हैं। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो बेंच नंबर 6 में जिसे हेड कर रहे थे सरदार तारिक मसूद साहब, जो इससे पहले सीनियर प्यून जज रहे, मैंने खुद देखा कि उनकी कोर्ट में 50 बेल पिटिशंस लगी थी और ऑलमोस्ट सारी उन्होंने डिसाइड की, यानी 50। आप देखें लाहौर के केसेस भी इधर मंगवा लिए और जो वीडियो लिंक पे वहाँ से वकला आर्गू कर रहे थे, कराची भी और पेशावर भी और कोयटा भी। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मैं समझता हूँ कि चेंज आई है कि जो पेंडेंसी थी वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी सूरत के साथ वो नीचे आ रही है। और आपने जैसे कि इंट्रो में जिक्र किया कि 60,000 के करीब हमारी पेंडेंसी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साल तक लोगों की अपील्स नहीं लगती थी और 15 दिन में 674 मुकदमात का फैसला सुना दिया जाना, ये भी बड़ा कितना जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में जो नए चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि आप मीडिया की हेडलाइंस बने, आप अपनी पट्टियाँ चलवाएं या एक पॉपुलर किस्म की आप अदालती वो जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो करें, उसकी बजाय आप तवज्जो दें जो आम शहरी है इस मुल्क का, उसे इंसाफ बाम पहुँचाने में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में। तो वो कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी तेज़ी के साथ। और मैं समझता हूँ कि 1.5-2 सालों तक ना, 2 सालों तक ये पेंडेंसी बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं। तो सारा फोकस है काम पे। अच्छा सर, आईनी बेंच बन गया लेकिन अभी तक एक इबाम बाकी है, वो ये कि जी कौन सा केस कौन सी अदालत को जाएगा। देखिए ना, नहीं वो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। यानी ये फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है वो करेगी, आईनी बेंच का इस्तेकाक होगा, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं देखिए ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायरीज को या किसी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को 184(3) के तहत किसी कोई पिटीशन दायर कर दी गई और किसी लॉ की वायरीज को चैलेंज किया गया, इस तरह की या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का जहाँ पे सवाल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही उसकी हियरिंग करेगा। ठीक है। तो वो अब हम दूर हो रहा है रफ्ता रफ्ता, चूँकि एक नया कानून आया, बिल्कुल सिरे से एक नया कानून है, नया लॉ है। हम भी पहले ये समझते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो महज जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समाअत करेगा, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होगा। लेकिन अभी जाके पता चला कि वो भी बाकी सारा काम करेंगे। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को सुनने के लिए कोर्ट नंबर 3 में वो बैठते हैं, तो ये 7 रुकनी बेंच बैठ के तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिसाइड करेगा। अच्छा, जो KPK ने अभी ये आईनी बेंच बनाने से इनकार कर दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जानबूझ के ना
आप देखें कि एक तरफ से आप जानबूझ के ऐसा किया गया। 26वीं तरमीम, यानी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 26वीं तरमीम को एक तरफ से आप रद्द कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आप रद्द कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसका हिस्सा हैं, आप उसमें बैठते हैं। आपने अपने 2 मेंबर्स का वहां पे तकर्रर कर दिया, उन्हें अपॉइंट अब कर दिया। उन्होंने से इस्तीफा लेके, वो आपको पता है ना कि वो शिबली फराज और उमर है, उनकी जगह बैरिस्टर अली जफर और वो बैरिस्टर गौहर उनको नामजद उनको रिप्लेस, यानी मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे तस्लीम कर चुके हैं, ठीक है। और फिर जब इसके हवाले से वोटिंग का सिलसिला था, आपको पता है कि उस दिन भी ये लोग वहाँ पे गए, मौजूद हुए, वोट देते हैं अपना, तो ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यानी आप उसको मान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नहीं भी मान रहे हैं, नफी भी कर रहे हैं। अब ये इसी तरह का इब्हाम वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, चूंकि जो KPK की असम्बली है जी जी उसने एक रेजोल्यूशन पास करनी है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहाँ पे तश्कील पाएगा, लेकिन वो नहीं पास करना चाह रहे ताकि रोड़े अटकाए जाएं और इंसाफ की राह में रुकावट बना जाए, ठीक है। और इस तरह की हर्डल्स और रुकावटें क्रिएट एक फिर सवाल आता है कि KPK में अगर कोई आईनी तनाज़ा आता है तो फिर उसका क्या हल होगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो कहते हैं ना कि हमारे जो रूटीन के जो जजेस बैठे हैं वहाँ पे वही सुनेंगे, इसके लिए स्पेशल बेंच नहीं तश्कील दिया जाएगा। तो फिर अगर हम निज़ाम इंसाफ की बात करें तो ये तो फिर एक बैलेंस होना हुआ ना। देखें ना, निज़ाम इस्लाम मतलब एक सूबे में जी जी निज़ाम इंसाफ की जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देखिए कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि नाम तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की तहरीक है, एक जस्टिस मूवमेंट है, लेकिन अपने दौर में देख लें कि कितने लोगों को इंसाफ मिला, क्या होता रहा। उनकी तरजीहात जो गवर्नमेंट में जब होते हैं कुछ और होती हैं। यही बानी PTI बार बार ये कहते थे कि दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, ये बाहर टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा। उन्होंने बल्कि उनके दौर में सिविलियन को सजा भी हुई है, सजा हुई, 35 लोगों का ट्रायल हुआ, सिविलियन को सजा हुई, एग्जांपल की सेट हुई हुई उनके दौर में। अब उसके खिलाफ हो गए, इसलिए कि अब आप उसके शिकंजे में आ रहे हैं, आपको सूट नहीं करता, वो उसी चीज को मानते हैं जो उन्हें सूट करेगी, वो लीगल है इलीगल है, इससे मावरा होके इरिस्पेक्टिव टू इट कि वो कानूनी है गैर कानूनी है, ये उनके मद्देनजर नहीं होता। उनके ज़ाती इंटरेस्ट को जो चीज़ सर्व करेगी, जो फुलफिल करेगी, जो एकम्प्लिश करेगी, तो उसे वो मानेंगे। अच्छा, ये आईनी बेंच जब बन रहे थे, मुझे याद है कुछ वकला रहनुमाओं ने बड़े जोशीले अंदाज में, बड़े एंथुसिस्टिक एनर्जेटिक अंदाज में बयान दिए थे कि जब ये होगा तो हम सड़कों पर होंगे, एहतजाज होगा, ये होगा वो होगा, नहीं माना जाएगा। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सड़कों पे कोई नजर नहीं आया, बल्कि वो कोर्ट्स में नजर आते हैं, पेश होते हैं, आज भी पेश हुए। ये क्या था, मतलब वो जो पहले जो एक जोशीले अंदाज में बयान दिए गए थे वो क्या था? बस ये तो होता है ना, यानी दावे तो करते हैं वो, फिर यू टर्न तो आपको पता है कि उनका, मैं समझता हूँ कि एक अलामत है, एक तहरीक चलेगी, वकला तहरीक चलेगी और बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। कोई तहरीक नहीं चली, आज भी देखें। बल्कि एतजाज़ एहसन साहब जैसे सीनियर कानूनदान, एक सियासतदान, उन्होंने भी मेरे प्रोग्राम में बैठकर इस तरह की गुफ्तगू की थी। देखिए, कहीं पे भी मैं उस वक्त भी ये कह रहा था जब लोगों ने कहा इस बात का, जो हमारे एंकर दोस्त हैं वो ये सवाल करते थे कि हमें लगता है कि शायद कोई वकला तहरीक चलेगी, बड़ी मूवमेंट आएगी। मैंने कहा कतन कुछ नहीं होगा, इसलिए और देखें कि उसके बाद इलेक्शन हुए, इस अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन हुए, लोग ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में इन्हें जवाब मिल जाएगा कि वकला की अक्सरियत इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार में जो हुकूमती ग्रुप था या जिसे विच इज़ लेड बाय लॉ मिनिस्टर, जो उनका ग्रुप है, वो पूरे तरीके से जीत गया। ठीक है। अच्छा, यानी जो बाहर अब ये नहीं आए, एहतजाज नहीं किया, ये यू टर्न आप कह सकते हैं, ये सूरत हाल को देखते हुए? सूरत हाल उन्हें अंदाजा है, देखें वो खुद पेश हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। ठीक है जी, आज भी पेश हुए हैं, आज भी हामिद खान साहब पेश हुए, सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, हर रोज पेश होता है। अच्छा राजा खालिद साहब, ये जो 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, बानी चेयरमैन PTI, ये तारीख में दूसरी बार हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद कोई साबिक वज़ीर आज़म जिन पर 302 का पर्चा कटा है। इसको आप कितना संजीदा देखते हैं कानूनी हैसियत अगर देखी जाए? क्योंकि ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, सीनियर सियासतदान भी हैं और कानून को भी समझते हैं, तो वो कह रहे थे कि ये कोई इतना संजीदा मामला नहीं है।
देखे ना, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि उससे कैसे लिंक करेंगे। लेकिन बहरहाल 302 का पर्चा कटना एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे एक बड़ी खबर है। जी, खबर तो डेफिनेटली है, और ज़रा नुकसान भी हुआ कि आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं किस तरह उन्हें कुचला जाता है, किस तरह उन्हें क्रश किया जाता है, और आपके अपने शहरी उठ के उन्हें मारना शुरू कर दें, उन पे गाड़ी चढ़ा दें और फिर ये इल्ज़ाम दें कि रेंजर्स की गाड़ी रेंजर्स के जवानों पे चढ़ गई और इसके नतीजे में उनकी कैजुअल्टीज़ हुई। तो ये भी अनफॉर्चुनेट है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पर्चा नहीं कटना चाहिए, लेकिन इस हालात इस पर्चे की जो इम्पोर्टेंस है कानूनी हैसियत है, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं एक बात कि इस नहज तक किसने पहुंचाया? इन लोगों ने खुद पहुंचाया अपने आगे इसमें आप क्या देखते हैं? ये तो देखें ना, अब इन्वेस्टिगेशन होगी जो हमारी, लेकिन इस पर्चे की इटसेल्फ इंपॉर्टेंस के बारे में बात इम्पोर्टेंस है, डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है, और कॉल आपकी थी और आपने लोगों को मुस्तहिल किया कि जी आप यानी प्रोवोक करते हैं आप हमेशा कि जी इस दफ़ा हम खाली नहीं आएंगे, अगली दफ़ा हम ऐसे आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, हम जाने देंगे। आज भी देखें उनकी स्टेटमेंट आई है कि अब कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। कुर्बानियाँ क्या देनी पड़ेंगी? इसका मतलब है आप कश्तो खून चाहते हैं, आप ब्लड शेड चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की इकोनॉमी को बिल्कुल आप सर कुर्बानी अगर दी जाती तो आम कारकुनान बेचारे कुर्बानियां दे रहे होते हैं, कभी लीडरान के बच्चे नजर नहीं आए। नहीं, लीडरान खुद नजर नहीं आए। अब देखें ना, कहाँ लीडर्स थे यहाँ जो की आदत है नहीं, और सबसे पहले वो भागे और फिर उनके जो मुश्तहिल कारकुनान थे उन्होंने उनकी गाड़ियाँ चलाई कि जी हमें छोड़ के भाग गए। हर दफ़ा ये करते हैं। लीडरान कहाँ थे उनके? वो तो सारे अपने आप को हाइड किया हुआ था उन्होंने। वहाँ से वो उनकी आ रही है वीडियो, उनकी रिलीज़ हो रही हैं, वीडियो टॉक्स कर रहे हैं, वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है राजा खाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने के लिए, और साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।